हम देखें इसमें नेक्स्ट जो है पॉइंट दिया जाता है इस टॉपिक में, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, कि जो कंजर्वेटिव्स थे, एक नया तरह का कंजर्वेटिज्म आया है 1815 के बाद। वो क्या बता रहे हैं कि फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 में जब नेपोलियन को हरा दिया गया, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन अप अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो जो यूरोपियन सरकारें थी वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। यूरोप की जो गवर्नमेंट होती थी वो उनके कंजर्वेटिव्स ज़्यादा थे उसमें, और कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। कंजर्वेटिव बिलीव करते थे कि जो भी स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी जो स्टैब्लिश कर दिया गया था नेपोलियन के टाइम में, लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। तो वो जो चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करना चाहते थे। तो रूढ़िवादी ये मानते थे कि भाई जो भी स्थापित परंपराएं हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जो राजतंत्र है उनका, जो चर्च है, जो समाज में ऊंच नीच जो चलती है, संपत्ति है, परिवार, ये सब चीज़ें तो चलती रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये क्या मानते थे, एक चीज़ तो ये मानते थे कंजर्वेटिज्म के अंदर, कंजर्वेटिव्स क्या मानते थे, मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। मतलब ज़्यादातर ये मानते थे कि भाई रिवॉल्यूशन से पहले के जो दिन थे वो और ज़्यादा ख़राब थे, उसमें ये कंजर्वेटिव्स नहीं जाना चाहते थे। रेदर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस ऑफ इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। उनको ये पता था कि भाई नेपोलियन के टाइम में जो भी चेंजेस किए हैं उनका रियलाइजेशन था कि उन्होंने जो द मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। तो उसने जो चेंज किए थे उसकी वजह से बहुत सारे जो है अधिकार उनको मिले थे, तो वो अधिकार को वो नहीं छोड़ना चाहते थे। वो कहते थे कि भाई जो चेंज किए हैं वो अच्छे चेंज किए हैं नेपोलियन ने, उसमें हम चेंज नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी उस सोसाइटी में जो भी ऊंच नीच और संपत्ति और सामाजिक जो ऊंच नीच की भावना थी उसको वो नहीं छोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये बने रहें। लेकिन जो सुधार हुए थे नेपोलियन के बाद वो भी चाहते थे कि बने रहें, क्योंकि उससे वो ज़्यादा जो है मजबूत बन रहे थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर आ रही थी। क्योंकि पहले डेमोक्रेसी को हटा दिया और बाद में जो है फिर से मोनार्की को इस्टेब्लिश किया गया, और जो वोट का अधिकार भी उसने सीमित कर दिया था नेपोलियन ने, तो वो चाहते थे कि वो बना रहे। और वो भी अधिकार किसके पास था, वोट का अधिकार, सरकार बनने का अधिकार भी जिनके पास पैसे होते थे, संपत्ति वाले जो जमींदार होते थे, उनके पास अधिकार होते थे। नाउ इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग। और यही जो चेंज है उसको, स्टेट को, सरकार को ज़्यादा पावरफुल, इफेक्टिव और स्ट्रांग बनाते थे। तो वो चेंज वो नहीं करना चाहते थे। द मॉडर्न आर्मी, a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. तो जो भी इनकी ताकत थी, है ना, ये ताकत को बढ़ावा किसने दिया, किसने बढ़ावा दिया इसको? जो भी यहाँ की मॉडर्न आर्मी थी, जो भी यहाँ के ब्यूरोक्रेसी, जो भी नौकरशाही, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत ही एफिशिएंट थे। और यहाँ पर जो है डायनामिक इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, बहुत गतिशील थी। और यहाँ का सामंतवाद, देन सेफर्डम मतलब कि भूदासत्व, यहाँ पे जो ज़मीन पर काम करने वाले भूदास, ये सब चीज़ें तो जो हैं यहाँ के जो भी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, जो निरंकुश राजा शाही थी, राजतंत्र था, उसको बहुत शक्ति प्रदान करते थे। इन 1815 representative of European powers, Britain, Russia, Prussia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, है ना। तो यूरोपियन जो है पावर के रिप्रेजेंटेटिव थे ये कौन कौन? ब्रिटेन, रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने मिलकर जो नेपोलियन को हराया था। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, ये दे ऑल मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। और इन्होंने उसको हराने के बाद ये सब लोग वियना में मिले और इन्होंने एक सेटलमेंट डिसाइड किया यूरोप के लिए कि भाई यूरोप के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया है वो बताया हुआ है बाद में। इन लोगों ने मिलकर, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मिलकर क्या किया? द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। तो ये ऑस्ट्रेलियन चांसलर जो है मैटरनिक, उसने जो है एक कांग्रेस जो है उसको होस्ट किया।
द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना, और उसमें जो भी भाग लेने वाले थे उन्होंने एक संधि की जिसे हम कहते हैं वियना की संधि, 1850 में की ट्रीटी ऑफ वियना, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स। अब इन्होंने संधि में क्या किया, इन लोगों ने, जितने भी राष्ट्र थे उन्होंने मिलकर तय किया कि भाई जो भी चेंजेस थे जो किए थे यूरोप, नेपोलियन वॉर्स के टाइम जो भी चेंज किए गए थे यूरोप के अंदर, वो फिर से अनडू किया जाए, है ना, फिर से अनडूइंग किया जाए, वो फिर से जो इम्प्लीमेंट किए जाए, जो चेंज आए थे उनको एज इट इज वापस इम्प्लीमेंट कर दिया जाए यूरोप के अंदर। द बारबोन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। तो जो बारबोन डायनेस्टी है वो खत्म कर दी गई थी, उसको फिर से पावर दे दी जाए। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन के टाइम में जो भी राज्य पर कब्जा किया गया था, है ना, जो भी राज्य थे वो जिन पर नेपोलियन के टाइम में कब्जा किया था, लॉस्ट इज टेरिटरी हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, तो उनकी जो इलाके जो हैं वो उसने खो दिए, मतलब वो इलाके उनसे ले लिए गए। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मतलब फ्रांस अब आगे जाके अपनी टेरिटरीज ना बढ़ा सके, इसके लिए जो फ्रांस के आसपास बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो सेटअप कर दिए गए। कौन से किए गए, जैसे थस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड्स बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। तो फ्रांस के नॉर्थ में जो है नीदरलैंड को सेटअप कर दिया। जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमॉन्ट इन द साउथ, साउथ में जिनोवा जो है वो सेटअप कर दिया। पर्शिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, वाइल ऑस्ट्रेलिया वॉज गिवन कंट्रोल द नॉर्दर्न इटली। तो इस तरह से इन्होंने जो है सारा सेटअप किया ताकि फ्रांस जो है वो अपनी क्षेत्र जो है वो ज़्यादा आगे ना बढ़ा पाए। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन जर्मन जो कॉन्फेडरेशन जो इन्होंने एक संघ बनाया था, महासंघ जो बनाया था 39 स्टेट्स का, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, उसको एज इट इज रखा गया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का भाग दे दिया, वाइल प्रशा वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। तो उसको उसका पार्ट जो है, सेक्सोनी का पार्ट जो है वो प्रशा को दे दिया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन overthrown by Napoleon and created a new conservative order in Europe। तो इन सब का था क्या था कि यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम रखने का लक्ष्य भी था। तो इन सब का जो उद्देश्य क्या था, कि जो भी राजतंत्र थे उनको फिर से लेके आना, जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, जो भी मोनार्की जो है ख़त्म कर दी गई थी, है ना, उसको वापस लेकर आना, इन सभी जो है कंट्रीज़ का मेन एम था। और ये सब चेंजेस उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वियना की 1815 में, नेपोलियन हारने के बाद इन्होंने जो ट्रीटी की उसमें ये सारे चेंजेस किए। तो हम जो ये पढ़ रहे हैं कि भाई यूरोप के अंदर जो है नेशनलिज्म जो है ये किस तरह से जो है बढ़ा है, वो सारी बातें इसमें हमें एक एक करके डिस्कशन देखने को मिलता है। उसके बाद बात आती है कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक। तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे इसकी वजह से जो है फिर से जो है एक ऑटोक्रेसी, एक निरंकुश शासन जो है वो फिर से स्थापित होने लग गया। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो ये जो भी कंजर्वेटिव्स थे इनका रिजाइम, इनकी जो है सत्ताएं बढ़ने लग गई, लेकिन ये जो है ये अपनी क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करते थे कभी, कि इनका कोई क्रिटिसाइज़ करे कि भाई आप जो इस तरह समाज में इस तरह से जो है रहते हैं, आपके पास ज़मीनें हैं, जायदाद हैं, भूदा संभालते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, ठीक है, संपत्ति पे आप पे अधिकार है, सब जगह आपके अधिकार क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर कोई अगर उसको क्रिटिसाइज़ करे तो ये इनको पसंद नहीं था कंजर्वेटिव्स को। एंड कोई उससे असहमति दिखाए, डिसेंट, है ना, कोई उनसे असहमति दिखाए, ये भी वो उनको बर्दाश्त नहीं होता था, है ना। वो जो है sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government। और वो जो है उन सबको
ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ या उसके लिए क्वेश्चन मार्क उठाती है कि भाई आप ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसी सारी जो है गतिविधियाँ, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको वो दबा देना चाहते थे, उन्हें वो कुचल देना चाहते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। और सबसे बड़ा जो साधन था लोगों तक पहुंचने का, सभी बातें पहुंचने का, कि ये लोग ऑटोक्रेटिक जो है कंजर्वेटिव्स क्या कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का जरिया, सबसे बड़ा जरिया तो समाचार पत्र होते हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, प्लेज हैं, उन सब के ऊपर सेंसरशिप लगा दी कि भाई वो जो है सब देखा जाएगा और वो गलत कुछ भी नहीं छाप सकते उनके खिलाफ। तो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड देयर आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। उन सब पर जो है रोक लगा दी एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन को दिखाने वाला कोई नाटक हो, कोई बुक हो, है ना, किसी भी तरह का कोई भी प्ले हो, कुछ भी पोयम हो, इस तरह की कोई भी अगर चीज़ अगर फ्रेंच रिवोल्यूशन को बताती है कि भाई इनको हटा देना चाहिए कंजर्वेटिव्स को, ऐसी कोई भी चीज़ है तो उस पर रोक लगाई जाती थी और उसको ये सब छापने के अधिकार नहीं थे। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। तो यहाँ पर जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन की जो मेमोरी है वो इंस्पायर करती थी लिबरल को, लेकिन वो उसको मेमोराइज नहीं करने देना चाहते थे, वो इन सब पर रोक लगा दी थी उन्होंने। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और यहाँ पर जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है यही चाहा है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है इसका बहिष्कार किया है, जो क्रिटिसाइज़ किया है कंजर्वेटिव ऑर्डर जो निकाले थे, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है बहिष्कार जिसका किया है, जिसका अपोज किया है ना, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो रोका गया, कि हमें जो है प्रेस जो है उसकी आज़ादी को जो छीना गया, वो सबसे बड़ा मुद्दा था कि भाई हमें जो बताना है, हमें जो बात करनी है जनता से, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा जो है राष्ट्रवाद के लिए सबसे बड़ा इशू था। और यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक जो आता है, इस टॉपिक के अंदर लास्ट पॉइंट जो आता है, द रिवोल्यूशनरीज, जो भी क्रांतिकारी थे, वो कौन कौन से क्रांतिकारी हुए हैं, इसके अंदर उस कुछ क्रांतिकारी की बात की गई है। तो हम इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, तो 1815 के बाद द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो जो भी ये कंजर्वेटिव्स थे, जो इन पर काफ़ी निरंकुश शासन था जिनका, वो काफ़ी दफाते थे और लोगों को जो है हत्याएं भी कर देते थे। तो उनके डर के मारे जो है लिबरल नेशनलिस्ट जो है अंडरग्राउंड हो गए थे। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। और उसी समय जो है ये अंडरग्राउंड जो भी लिबरल नेशनलिस्ट थे, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई और रिवोल्यूशनरी जो भी क्रांतिकारी होते थे उनको ये ट्रेनिंग भी देते थे और अपने आइडिया जो है, अपने जो विचार हैं, ये फैलाने के लिए ये काम करते थे। टू बी रिवोल्यूशनरी एट द टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। और ये सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी किसका बहिष्कार कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, जो भी इनका मोनार्की सिस्टम है, जो राजाशाही है ना, जो स्टैब्लिश हुई है, वियना कांग्रेस, जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई 1815 के बाद, उसका सबसे ज़्यादा इन्होंने बहिष्कार किया कि आप फिर से जो है सत्ता में आ गए हो, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और ये स्वतंत्रता के लिए, है ना, अपनी स्वतंत्रता के लिए ये हमेशा जो है हमेशा लड़ते रहे मोनार्की के खिलाफ, कंजर्वेटिव्स के खिलाफ। मोस्ट ऑफ दिस revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of struggle of freedom। और ज़्यादातर जो क्रांतिकारी थे राष्ट्र राज्य की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे कि हमें जो है नेशन स्टेट बनाना है और हमें आज़ाद होना है और हम एक ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं, ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो चुनाव से आई हो, सहमति से आई हो और उसमें सबको सुना जाए, ठीक है, अपनी एक्सप्रेशन करने की जो है स्वतंत्रता मिले और कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो और उस तरह से पूरा देश चले, ऐसी इनके विचार थे। वन ऑफ सच इंडिविजुअल वाज इटालियन रिवोल्यूशनरीज। और इन्हीं में से एक जो है इटालियन रिवोल्यूशनरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसका नाम था जुसेपी मेज़्नी, है ना, मेज़नी इसको जा कहते हैं, जुसेपी
मैजिनी। तो ये इटालियन रिवोल्यूशनरी था, बॉर्न इन जिनोवा इन 1807। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। जो सीक्रेट सोसाइटी बनी थी, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उनकी जो सीक्रेट सोसाइटी थे, इसके मेंबर बने थे ऑफ द कार्बोनरी। एज अ यंग मैन ऑफ 24, एट द एज ऑफ 24, ही वॉज सेंट इन टू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। और वो उन्होंने जो है लिगुरिया में जाके उनको भेजा गया वहाँ पर क्रांति करने के लिए, लिगुरिया में 1831 में। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। और उसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, जिसका पहला नाम था यंग इटली इन मर्सेलिस एंड देन यंग यूरोप इन बॉर्न। तो 2 सोसाइटी बनाई है जोसेफ मैजिनी ने। 2 सोसाइटी बनाई है, एक यंग इटली इन मर्सेलिस और दूसरा जो है यंग यूरोप इन बॉर्न, हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन। उसके मेंबर कौन होते थे? माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड। बहुत बुद्धिशाली लोग होते थे पोलैंड के, फ्रांस एंड इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। और जर्मन स्टेट्स के बहुत ही बुद्धिशाली लोग, बुद्धिजीवी लोग इसके मेंबर हुआ करते थे। मैजिनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ये ऐसा मानते थे कि जो भगवान ने जो है, ईश्वर ने जो है, उसकी मर्जी से ये राष्ट्र जो है वो मनुष्य को दिया गया है और ये एक प्राकृतिक जो है इकाई है, नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड है। मतलब ऐसा नहीं है इस पर आप लोगों का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि ऑटोक्रेट्स जो हैं, कंजर्वेटिव्स जो हैं, उनका अधिकार हो राष्ट्र पर। वो कहते हैं कि भाई मैजिनी का ये मानना था कि भाई ये जो है भगवान की दी हुई देन है, ये जो राष्ट्र है भगवान की दी हुई देन है, प्राकृतिक जो है इकाई है, इस पर जो है कोई अधिकार नहीं जमा सकता अपना, इसको स्वतंत्र करना चाहिए, ये सबके लिए है, किसी कुछ लोगों के लिए नहीं है। सो इटाली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। बहुत समय तक जो है ये नहीं रह पाया इसके साथ, इटली जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाया एज ए मेंबर। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। और इसी समय इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता था, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक महागठबंधन के अंदर एकीकृत गणराज्य बनना ही था। तो वो बन गया। फर्दर द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और यही जो यूनिफिकेशन है उसकी वजह से जो है, जो इटली जो है एक गणराज्य जो है वो बन पाया। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी। और उसी का मॉडल लेते हुए, है ना, जर्मनी को तो आज़ादी मिली, है ना, और उन्होंने अलायंस भी बनाया। तो उसी का मॉडल लेते हुए इटली को लिबर्टी मिली और इटली ने जो है इस तरह का यूनिफिकेशन किया। तो उसी का मॉडल लेते हुए एक जो है जर्मनी के अंदर भी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और पोलैंड के अंदर भी। फॉलोइंग द मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। मैजिनीज relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। और इनके जो भी विचार थे, जो अपोज करते थे कंजर्वेटिव्स को, उससे जो है ये बहुत ही यहाँ के जो है कंजर्वेटिव्स बहुत ही डरे हुए थे। मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। और ये जो मैजिनी को जो है उस समय के जो है मैटरनिक की बात हमने कही थी कि जब ट्रीटी हुई थी उस समय जो है कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। वो जो है मैटरनिक जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन मानते थे। वो कहते थे कि भाई ये बहुत डेंजरस है हमारे समाज के लिए, गुस्सेपी मैजिनी जो है बहुत ही डेंजरस है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पूरा ही जो टॉपिक है ये हमें इसके बारे में बताता है कि किस तरह से यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई है। इसका 3rd वीडियो जो है वो हम अगला टॉपिक जो है वो 3rd वीडियो में देखेंगे और आप इसको पढ़िए अच्छे से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।